जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज के अंदर अपनी एमसीक्यू की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारी थर्ड वीडियो है। आई होप सो कि आपने लास्ट 2 वीडियोस के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी। देखिए, एमसीक्यू सीरीज आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी आपको, चाहे आप एनडीए के एस्पिरेंट है, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, कई सारे इसमें पीवाईक्यूज भी हैं। सीडीएस और एनडीए सीएपीएफ के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर मैं आपके काउंट करके चलता हूँ। ठीक है, तो इसको कीजिए प्लीज सीरियसली थोड़ा सा। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो लॉर्ड बेंटिक ने इसमें से क्या इंट्रोड्यूस किया था? कोई पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? और एक बार इधर भी नाम देख लीजिए, एक है लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बच्चों भारत के अंदर सती प्रथा को बैन किया था 1829 के अंदर। और इसके साथ भारत की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का नाम याद रखिएगा भाई, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका बहुत बड़ा रोल था इसको अबोलिश करवाने के अंदर। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय को ये जो राजा का टाइटल है, ये उस समय के जो मुगल सम्राट था अकबर टू नाम का, उन्होंने इसको इनको ये राजा का टाइटल दिया था बेसिकली। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये तो हो गया 3, यहाँ पे हो गया बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड डलहौजी। सो लॉर्ड डलहौजी, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1856 के अंदर। इसके बारे में हम अगले एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बच्चों। सो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड रिपन को, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन्होंने 1882 के अंदर भारत में क्या इंट्रोड्यूस किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। इन्होंने 1905 के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या किया था बच्चों, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफी डिस्कस किया था। और इसके बाद भारत में एक्सट्रीमिस्ट ने भारत की पहली मूवमेंट लॉन्च की थी, दैट इज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, सो ये इसके आंसर है, इसमें से आप मैच कर लीजिएगा एक बार जो भी इसका ऑप्शन बनेगा। आई थिंक 3 से कोई ऑप्शन बनेगा, सो 3, उसके बाद है 4, 2, 1, हाँ शायद यही ऑप्शन बनेगा। एक बार देख लेना वो ऑप्शंस, मैंने ईयर सब क्या क्या लिख दिया आपके, बेसिकली मैच हमने कर ही लिया इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए, इसको ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे एग्जाम्स के अंदर, सीएपीएफ में, सीडीएस में इस बार भी देखा गया था हमारे द्वारा ये क्वेश्चन। तो देखते हैं, एबोलिशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ वेंडिबॉश। ठीक है, सो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले तो बच्चे इसमें बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 के अंदर, बेसिकली बंगाल के अंदर बैटल ऑफ प्लासी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी ब्रिटेन की, ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ज्यादा थी ब्रिटेन की। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी हमने उसके लास्ट वीडियो में बात की थी, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। फिर उसके बाद आता है बैटल ऑफ वेंडिबॉश जो 1760 में हुआ था। ये ध्यान रखना भाई, ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ये बैटल ऑफ वेंडी वॉश बेसिकली तमिलनाडु में एक जगह पड़ती थी, इस नाम से थोड़ा सा इसको अंग्रेज ऐसे बुलाते थे, वरना वेंडी वसाई करके एक जगह हुआ करती थी, इसको अंग्रेज वेंडी वॉश बुलाते थे बेसिकली जो इंग्लिश थे। तो तब इसका नाम बैटल ऑफ वेंडी वॉश पड़ा था। ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये आप जानते ही हैं 1765 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें एक तरफ तो थे 3 हमारे राजा बेसिकली, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल सम्राट। ठीक है, ये 3 एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत क्या हुआ था भाई, कि जो दीवानी राइट्स थे ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो टैक्स कलेक्शन के राइट्स थे, दीवानी राइट्स, वो किसके पास चले गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेसिकली। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है एबोलिशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। जी हाँ, ये जब फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 में, ब्रिटेन से 1773 में जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उसके अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड किया गया था बेसिकली। ठीक है, सो इसका ऑर्डर आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें भी 3 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, 3, 4, 2, 1, आई थिंक ये आंसर बनेगा 3, 4, 2, 1 ये ऑप्शन होगा। ठीक है, वो आप देख लेना, मैंने आपके ईयर इसमें सारे मेंशन कर दिए। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से नोट कर लिया करो या सुन लिया करो, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन इंडिया इन 1857, जो 1857 की क्रांति है, उसको भारत में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। सून आफ्टर डिपार्चर ऑफ लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम इंडिया, क्या जब लॉर्ड डलहौजी चला गया था उसके बाद हुआ था ये, या उस समय लॉर्ड डलहौजी ही भारत का गवर्नर जनरल था? ये भी एक सवाल रहता है बेसिकली। और सेकंड है, लॉर्ड डलहौजीज एनेक्सेशन पॉलिसी हैड कॉस्ट ग्रेट डिसकंटेंट। जी बिल्कुल, ये हम जानते हैं, मैंने अभी कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉर्ड डलहौजी भारत के वाइसरॉय रहे थे। लॉर्ड डलहौजी वाइसरॉय नहीं, सॉरी, गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से लेकर और 1856 तक। और इसमें उन्होंने सबसे मेन जो पॉलिसी लॉन्च की थी ना, जिसको लेकर 1857 की क्रांति के पीछे जो बहुत बड़ा रीजन भी था, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी भारत से चले गए थे,
और उनकी जगह ली थी आकर किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल बने थे और भारत के पहले वाइसरॉय बनेंगे, कौन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। सो ये हाँ बिल्कुल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये इनके जाने के बाद हुआ था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1857 में होगा रिवोल्ट, तो ये 1856 में चले गए थे और इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था, जी हाँ बिल्कुल हुआ था। सो आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो आंसर होगा इसका ए बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ऐसा नहीं कि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की थी, रेलवेज, टेलीग्राफ, काफी सारे, इवन जो आपका ये डिपार्टमेंट है जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स का काम करता है सारा, ये सारा डिपार्टमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे भारत के अंदर। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से भाई इनको अरेंज करना है भाई, ठीक है। तो मुस्लिम डिलीवरेंस डे, डायरेक्ट एक्शन डे, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो देखिए सबसे पहले इसमें हुआ था रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कब हुआ था ये, अक्टूबर 1939 के अंदर, जब बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन ने बिना भारत की परमिशन के ये डिक्लेयर कर दिया था कि भारत भी वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के साथ है। तो तब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था बच्चों, ठीक है। इसको कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 में, इसी के उसके अंदर बेसिकली जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सेलिब्रेट किया था मुस्लिम डिलीवरेंस डे इन दिसंबर 1939 बेसिकली। और उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया था अक्टूबर 1940 के अंदर। और डायरेक्ट एक्शन डे बच्चों जो जिन्ना ने डिक्लेयर किया था बेसिकली, वो डिक्लेयर किया था ऑन 16 अगस्त 1946, जिसके बाद भारत में सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा या धर्म के नाम पर दंगा स्टार्ट हो गया था बेसिकली, ठीक है। सो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा, इसको आप अरेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आंसर मैंने इन सबका आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है 1857 के रिवोल्ट में कौन कहां से लड़ाई लड़ रहा था, बेसिकली उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो झांसी से कौन लड़ रहा था, लखनऊ से, कानपुर से, फैजाबाद से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि झांसी से तो कौन लड़ी थी भाई, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। कानपुर से थे अजीमुल्ला खान और फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। एक आध क्वेश्चन यहां से आ जाता है बच्चों, 1857 के रिवोल्ट या इसके चारों तरफ से क्वेश्चन बन जाता है किसी न किसी एग्जाम के अंदर। और अब तो बच्चे जनरली सारे एग्जाम्स को अप्रोच करते हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स भी एसएससी के एग्जाम देते हैं, एसएससी के बच्चे भी देते हैं डिफेंस के एग्जाम्स। तो कॉमन क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। सो ये इसका मैच द फॉलोइंग का आंसर है। नेक्स्ट देखिए भाई, Who among the following was not a member of the कैबिनेट मिशन प्लान। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था बच्चों 1946 के अंदर, और इस कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर ही भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका चयन हुआ था भाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा है वो इसके बेसिस पर ही चुनी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर। सो पूछ रहा है इसमें से कौन कौन मेंबर नहीं था। सो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वहां के एक मंत्री थे काफी बड़े, ये इसका मेंबर हुआ करते थे। एवी अलेक्जेंडर भी हुआ करते थे। पैथिक लॉरेंस तो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सो बेसिकली ये भी हुआ करते थे। रेड क्लिफ नाम का ये जो बंदा है ना बच्चों, ये आपने रेड क्लिफ लाइन सुना होगा, रेड क्लिफ लाइन, वो इनके नाम पर ही है बेसिकली, जिन्होंने बॉर्डर डिसाइड किया था इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर इन्होंने डिमार्केट किया था बेसिकली, बॉर्डर। सो वो रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो इन्हीं के नाम पे है बेसिकली, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा रेड क्लिफ, ये कैबिनेट मिशन प्लान का पार्ट नहीं थे। कैबिनेट मिशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पर ही भारत की संविधान सभा चुनी गई थी बच्चों, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन, लॉर्ड मैकॉले ने ये जो एजुकेशन के ऊपर मैकॉले मिनट दिया था, जिसके बाद भारत में एजुकेशन को लेकर काफी सुधार हुआ था। अनदर लैंडमार्क ड्राफ्ट इज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू हिम, आइडेंटिफाई द ड्राफ्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो क्या वो इंडियन पीनल कोड था, या वो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी थी, या वो ड्राफ्ट ऑफ जमींदार एबोलिशन एक्ट था, या फिर वो ड्राफ्ट ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पॉलिसी था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जानते ही हैं कि आईपीसी, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये भी कौन लेकर आए थे भाई, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। 1833 के एक्ट में पहला लॉ कमीशन पास किया गया था और भारत के पहले लॉ कमिश्नर बने थे लॉर्ड मैकॉले। और उसके बाद 1860 में इन्होंने आईपीसी को इनेक्ट कर दिया था, लेकिन आईपीसी जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1862 से, बेसिकली जो लागू हुआ था आईपीसी, ठीक है। 1 जनवरी 1862 से आईपीसी लागू हो गया था, इंडियन पीनल कोड। लेकिन अब ध्यान आपको ये रखना है कि अब आईपीसी की जगह भारत की सरकार क्या ले आई है भाई, भारतीय न्याय संहिता। 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हो गया है भारतीय न्याय संहिता, और अब उसके अकॉर्डिंग भारत में चला सारे कानून देखे जाएंगे बेसिकली। आईपीसी अब भारत में लागू नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। इसके साथ साथ सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों को भी रिप्लेस कर दिया गया, भारत ने अपने अपने अब ये सारे के सारे लागू कर दिए, ठीक है। सो ध्यान रखना, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस बोलते हैं इसको, इससे रिप्लेस कर दिया है 1 जुलाई 2024 से बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879, ये दक्षिण के कुछ हिस्सों को लेकर एक एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास किया था बेसिकली। तो उसके अंदर क्या कुछ था, क्या ये रिस्टोर करने के लिए था लैंड को जिसकी लैंड छीनी जा चुकी है, या फिर इंश्योर करता था फाइनेंशियल असिस्टेंट को पीजेंट्स की, या फिर ये क्या करता था, रिस्ट्रिक्ट करता था सेल ऑफ लैंड फॉर इंडिपेंडेंट इंडेपेंडेंस टू आउटसाइडर्स, या फिर गिव लीगल एड टू इंसॉल्वेंट पीजेंट्स। सो इसके अंदर बेसिकली आंसर तो ये था, जो मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव था ना इस एक्ट का वो तो ये था। हालांकि एक पॉइंट के अंदर ये इसको भी इंश्योर करता था, बट जो मेन था कि ये ना थोड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता था ड्यूरिंग रिलीजियस एंड सोशल ओकेजन्स बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ये लेकर चलेंगे। थोड़ा सा डाउट रहेगा, शायद ये भी इसका एक आंसर बनता है बच्चों बेसिकली, क्योंकि हाँ, रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लैंड फॉर इनडेप्टनेस, ये भी था कि अगर किसी का ये सिर्फ डेक्कन के लिए, दक्षिण के लिए है कि अगर किसी की जमीन के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया बेसिकली, तो उसकी जमीन को आगे उसके मतलब कहने का मतलब होता नहीं कि कब्जा नहीं किया जाएगा और उसको टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना कर्जा उतार सके बच्चों, ठीक है। सो आप सी ही मान के चलो इसका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ 1858 इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछना है, ध्यान रखना भाई, इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सी सही नहीं है। सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूज टू एंजॉय ट्रेडिंग मोनोपोलीज इन इंडिया, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब भी ट्रेड मोनोपोली थी भारत के अंदर, या फिर ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड विद एन इंडिया काउंसिल टू एडवाइस, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट हो गई थी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश क्राउन बिकेम द डायरेक्ट रूलर ऑफ इंडिया, अब ब्रिटिश क्राउन का भारत में रूल आ गया था या अभी भी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ द वाइस रॉय, क्या गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइस रॉय से रिप्लेस कर दिया गया था। सो हमें इनकरेक्ट बताना है इसमें से, ठीक है। सो देखिए आंसर तो ये है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था भारत के अंदर 1850 एक्ट के तहत। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था तब तक इनके पास मोनोपोली हुआ करती थी, हालांकि उस वो भी पार्शियल मोनोपोली रह गई थी। 1833 में मोनोपोली को ब्रेक कर दिया गया था। उसके बाद कुछ जैसे चाय का जो व्यापार था और चाइना के साथ जो ट्रेड था वो रह गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बाकी ट्रेड मोनोपोलीज इनकी खत्म कर दी गई थी। और 1857 में जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद 1858 का जो एक्ट आया उसमें तो इनको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ये आप जानते ही हैं कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट कर दिया गया था, हालांकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस लंदन में क्रिएट किया गया था और इनके साथ एक 15 मेंबर की इंडिया काउंसिल भी हुआ करती थी। और सबसे मेन बात ये थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये जो 15 मेंबर की इंडिया काउंसिल है ना, इनकी जो सैलरी थी ना, सैलरी वो इंडिया से जाया करती थी। तो इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया बच्चों, कि बंदे काम कहीं कर रहे हैं, बैठे कहीं और है, पैसा खर्चेंगे कहीं और, लेकिन सैलरी इंडिया से जा रही थी उनकी। सो दादा भाई नरोजी ने इस कंसेप्ट को काफी फेमस किया था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ध्यान रखना जी, सबसे पहले भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए थे, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर। 1861 के एक्ट में आए थे, 1892 के एक्ट में आए थे, 1909 में या 1919 में। सो चारों एक्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ बेसिक से। देखो 1861 के एक्ट में तो ना बच्चों भारत के अंदर हुआ था क्या, बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखना इस पॉइंट से। बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर नाम की बॉडी पहली बार 1861 के एक्ट में आई थी। 1892 में भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस 1892 के एक्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है। और इसके अंदर जो वोटिंग राइट्स थे ना, अब क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सो क्या पब्लिक को वोटिंग राइट्स होंगे भाई? नहीं। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन किसको कहा जाता है, जिसमें पब्लिक के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और इनडायरेक्ट किसको कहा जाता है, जिसमें पब्लिक के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं। जैसे आज हमारे देश में जब सेंटर की सरकार के चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव या स्टेट की सरकार के चुनाव होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसमें पब्लिक वोट डालने जाती है। सो उस इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। और जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जिसमें एमपी वोट डालते हैं बेसिकली, तो उस चुनाव को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वोटिंग राइट्स थे ना, वो थे लोकल बॉडीज के पास। लोकल बॉडीज जैसे आपकी म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इनके पास हुआ करते थे वोटिंग राइट्स आपके, ठीक है। उसके बाद 1909 के एक्ट के अंदर भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस की गए थे। डायरेक्ट इलेक्शंस जिसमें वोटिंग राइट्स जो थे, वोटिंग राइट्स वो पब्लिक को दिए गए थे। लेकिन क्या पूरे भारत की पब्लिक वोट डाल सकती थी, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है? क्या ऐसा था? नहीं। यहां पर था लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज। लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कुछ चुनिंदा लोग ही वोट डाल कर सकते थे। कुछ पैरामीटर सेट किए गए थे, जैसे जिसके पास प्रॉपर्टी है, या फिर जो एजुकेटेड है, या फिर जो टैक्स पे करता हो, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था बेसिकली, ठीक है जी। सो ध्यान रखना, डायरेक्ट इलेक्शंस भारत के अंदर इसमें आए थे। इलेक्शन से रिलेटेड बात यह है कि वुमेन को वोटिंग राइट्स ना, वुमेन को वोटिंग राइट्स जो थे पहली बार भारत के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम
वो दिए गए थे 1919 के एक्ट में भाई, ये चीज भी ध्यान रखना। वुमेन को वोटिंग राइट्स भारत में फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे? 1919 के एक्ट में बच्चों, ठीक है। इज इट क्लियर? सो चारों एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1892 है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट। सो राइट आंसर बताना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके। सो हम जानते हैं कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स तो भाई 1909 के अंदर आए थे, ठीक है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम्स को। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ था फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911 बेसिकली, जब भारत के अंदर मिलिटेंट नेशनलिज्म बढ़ रहा था, उसके बाद इसको कर दिया गया था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था बच्चों 1914 के अंदर, और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 के अंदर। सो आई थिंक ये ऑर्डर के अंदर ही है। सो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? अब ध्यान रखना भाई, स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी? स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1923 को, 1923 को, ठीक है। 1 जनवरी 1923 को बच्चों इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और ये पार्टी क्यों बनाई गई थी? देखिए ये पार्टी बनाई गई थी जब 1922 में गांधी जी ने एकदम से ही, मतलब चोरी चोरा में जो वो वायलेंट एक्टिविटी हुई थी उसके ऊपर पूरे भारत की मूवमेंट को जब बंद कर दिया था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो उसके रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन में इन द सेंस कि यार हम लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे इस मूवमेंट के अंदर और अभी मूवमेंट का कुछ रिजल्ट भी नहीं निकला था और गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया। सो इन लोगों ने, मतलब कांग्रेस के अंदर से एक ग्रुप अलग हो गया था बेसिकली, जिन्होंने इलेक्शंस का रास्ता अपना लिया था कि अब हम इलेक्शंस लड़ेंगे और सरकार का हिस्सा बनेंगे और अंदर से सिस्टम को चेंज करेंगे, ठीक है। सो मेन लोग जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था बेसिकली वो कौन थे भाई? क्या महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, चित्तरंजन दास ने बनाई थी, या बाल गंगाधर तिलक ने? सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी आर दास। ध्यान रखना भाई, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इस पार्टी को बनाया था, स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी को। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शंस भी लड़े थे, ये लोग जीते भी थे, इन्होंने सरकार भी बनाई थी कई सारे उसके अंदर बेसिकली, और काफी अच्छा काम किया था इन्होंने कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज के तहत रहते हुए। तो ये ध्यान रखना स्वराज पार्टी से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये कोई अलग नहीं है कि कांग्रेस से अलग होकर बने हैं ये लोग, बस कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी बन गई थी बेसिकली, ठीक है। फिर से काइंड ऑफ स्प्लिट की सिचुएशन तो थी ये, क्योंकि इसके बाद ना कांग्रेस दो हिस्सों में बट रही थी, गांधी हाइट्स और स्वराजिस्ट। कुछ ऐसे लोग थे जो स्वराज पार्टी के लोगों को फॉलो कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो गांधी जी को फॉलो करना चाहते थे, उनको गांधी हाइट्स कहा जाता था बेसिकली, ठीक है। सो स्वराज पार्टी के वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शंस का मेथड अपनाया था सिस्टम को चेंज करने के लिए और ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा उनके तहत, मतलब उनको जवाब देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following was the one to have escaped being hanged in the काकोरी conspiracy case? अब काकोरी conspiracy case आप जानते ही 1925 का केस है बेसिकली, ठीक है। HSRA नाम की जो पार्टी हुआ करती थी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इन्होंने इसको अंजाम दिया था, जिसके अंदर यूपी के काकोरी में एक ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया गया था। सो इसमें कौन किसको फांसी हुई थी या क्या पूछा जा रहा है, कौन बच गया था, एस्केप्ड? सो हम जानते हैं अशफाकुल्ला खान को भी फांसी हुई थी भाई, राजेंद्र लहरी को भी फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी हुई थी। जो बच गए थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ये बच गए थे। इन्होंने इसके बाद ना HRA को चेंज करके बना दिया था HSRA, ठीक है। HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HSRA बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सो थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया था। हालांकि बाद में फिर से जब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का पूरा ग्रुप जो था वो लोग फिर से वायलेंस के रास्ते पर आते हैं और इंस्पेक्टर स्कॉट को मारते हैं बेसिकली लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, तीन कठिया सिस्टम, जहां से गांधी जी की पॉलिटिकल शुरुआत हुई थी भारत के अंदर चंपारण सत्याग्रह के तहत बेसिकली, ठीक है। सो वो क्या था? कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/19 एरिया ऑफ लैंड, या कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/10 एरिया ऑफ लैंड। सो देखिए था क्या बेसिकली, बंगाल के एरिया के अंदर ना काफी अच्छी क्वालिटी की इंडिगो पैदा हुआ करती थी। सो जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे ना, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने क्या किया था, वहां के लोकल फार्मर्स के साथ ना तीन कठिया सिस्टम साइन कर लिया था। अब तीन कठिया सिस्टम क्या था कि अगर कोई किसान तीन कठिया सिस्टम के तहत एग्रीमेंट साइन करेगा सो उसको अपने टोटल लैंड के 3/20 हिस्से पर इंडिगो उगानी पड़ेगी, वो कंपलसरी थी। लेकिन अब हो क्या रहा था? अब हो ये रहा था बच्चों कि एक तो फ्रांस ने मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल डाई को उतार दिया था, जिससे इंडियन डाई की डिमांड थोड़ी कम हो रही थी। दूसरा, जो प्राइस भी था ना कि इंडिगो किस रेट पर बिकेगी, वो ब्रिटिशर्स खुद डिसाइड किया करते थे और वो बहुत कम हुआ करता था, जिसकी वजह से चंपारण, जो बिहार का एरिया पड़ता सारा ये,
तो जिसकी वजह से वहां के इंडिगो प्लांटर्स को काफी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ रहा था और उन्होंने उसके बाद वहां पे प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर गए फिर जिस जहां से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी थी इंडिया के अंदर किसने, गांधी जी ने, चंपारण सत्याग्रह से, जहां पर उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था बच्चों, ठीक है, और 3 कटिया सिस्टम को एबोलिश भी करवाया था। सो इसका आंसर होगा कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, Arrange the following event, फिर से वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान और वेवल प्लान। तो हम जानते हैं कि अगस्त ऑफर आया था 1940 में भारत को मनाने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को सपोर्ट कर दे, उसके लिए अगस्त ऑफर भेजा गया था। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया था बच्चों 1946 के अंदर, अभी मैंने आपको बताया, जिसके तहत भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। फिर उससे पहले क्रिप्स मिशन प्लान आया था 1942 में, जो एक ड्राफ्ट प्लान लेकर आया था भारत की संविधान सभा का। और बीच में एक वेवल प्लान आया था इंडिया पाकिस्तान की फॉर्मेशन को लेकर, थोड़ा सा उसको बातचीत को ठंडा करने के लिए 1944 के अंदर, ठीक है। सो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर लीजिएगा, 1 3 और 4 2, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा 1 3 4 2। सो ये थे आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन बच्चों। आई होप सो कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। प्लीज क्वेश्चंस के थ्रू अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे भी करके आपको ठीक लगे आप देखिए, बट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए एज अ टेस्ट, क्वेश्चंस को लेके बैठिए। 15-15 क्वेश्चंस की वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूं ताकि शॉर्ट एंड क्रिस्प कन्वर्सेशन हो सके आप लोगों के साथ, और मेरी कोशिश होती है कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो टॉपिक से रिलेटेड होती है वो भी आपको दे सकूं, उसको प्लीज कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो कंटिन्यू सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।